तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मंग। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 451 को। काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, इसलिए पहले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग यूलिंग से होती है, जो कि जूफेन के ऊपर चिल्लाते हुए उससे कहती है, जूफेन मैं एक न एक दिन तुम्हें जरूर से मार डालूंगी और फिर तुमने यूएर के साथ जो कुछ भी किया मैं उस सब का तुमसे आंसर लेकर के रहूंगी। तो अब यूलिंग की ये बात सुनने के बाद में जूफेन भी वहाँ पे रुक जाता है। फिर यूलिंग से कहता है कि मुझे अपनी मोटी खोपड़ी से शुरू से ये बात बताओ, आखिर तुम क्यों ये सब करना चाहती हो। हालांकि मैं कोई एक अच्छा पर्सन या फिर संत पर्सन नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट कम से कम मैं इस बात को खुले तौर पर जानना चाहता हूँ। मुझे तुमको और उन बच्चों को गंदी चालें अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सब से बढ़कर तुम्हें मारने के लिए मुझे सिर्फ केवल तुम्हें मुझे अपने हाथों से कुचलने की जरूरत है। तो फिर आखिर मैं तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा एलोबरेट प्लानिंग करके तुम्हारे लिए अपना इतना ज्यादा समय बर्बाद क्यों ही करूंगा। और ये सुन यूलिंग भी कहती है कि क्या तुम्हारे अलावा ये सब करने वाला कोई और भी हो सकता है, और क्या तुमने ही पहले इस आउटकम के बारे में चेतावनी नहीं दी थी, और अगर तुमने खुद अपने हाथों से ये सब चीजों की प्लानिंग नहीं की होती तो फिर आखिर तुम्हें इस सब चीज के परिणाम की जानकारी पहले से ही कैसे हो सकती है। तो अब यूलिंग की ये बात सुनने के बाद जूफेन भी कहता है कि ओ तो ये बात है, फिर जाओ और जाकर के इस सब के बारे में हु मेयर से पूछो, क्या उसने ही उन दोनों बदमाशों की कल्टीवेशन करने में मदद नहीं की थी। अब जूफेन के मुंह से हु मेयर का नाम सुन करके वो दोनों लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। तभी क्विलिंग भी जूफेन से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इस सारे ब्लेम को हु मेयर के ऊपर फेंक रहे हो, अगर मैं ये जानता हूँ कि मेयर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। क्या तुम्हारे पास इस चीज का कोई भी प्रूफ है। जूफेन उन लोगों से कहता है कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग खुद जाओ और खुद जा करके इस सारी चीज को फिगर आउट करो, मगर अगर तुम मेरे पास इस तरीके से फिर आते हो तो बेहतर होगा कि तुम लोग हर चीज के लिए पूरी तरीके से श्योर हो जाओ, वरना मेरे सबऑर्डिनेट्स तुम्हें वहीं पे खत्म कर देंगे जहाँ पे भी तुम खड़े होंगे। उन लोगों से इतना कह करके जूफेन वहाँ से उड़ करके चला जाता है। कि यूलिंग क्विलिंग से कहती है कि क्विलिंग क्या तुम्हें उसकी बातों के ऊपर विश्वास है। तो क्विलिंग कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, मगर वो एक चीज को लेकर के तो बिल्कुल सही है, उसे हमसे निपटने के लिए हमारे खिलाफ इस तरीके की किसी भी गंदी ट्रिक्स को खेलने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब क्विलिंग की ये बात सुनने के बाद में यूलिंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, कहती है कि इसका मतलब तो ये है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट में विश्वास करने के योग्य कोई भी नहीं है। तो अब इतना कहने के बाद वो लोग जैसे तैसे आगे बढ़ने लगते हैं। उन लोगों के सामने भी एल्डर युआन आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि भगवान का शुक्र है कि आप दोनों लोग ठीक हैं। कह करके एल्डर युआन उन लोगों को देने के लिए अपने पास से 2 पिल बाहर निकालते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि ये 3rd ग्रेड की पिल्स हैं, मगर ये आपको यहाँ से फिर से चल के जाने के लिए आपकी मदद कर सकती हैं। तो अब क्विलिंग भी एल्डर युआन से वो पिल लेते हुए उनसे कहता है, ओल्ड युआन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा अच्छे हो, तुम अगर चाहते तो पहले ही हमें मारने के लिए जूफेन से मदद ले सकते थे, ताकि इस सारे लेबर ऑफिस का पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथों में आ सके। आफ्टर ऑल हमने तुम्हें इतना ज्यादा सफर भी तो कराया है। तो अब क्विलिंग की ये बात सुनने के बाद में एल्डर युआन भी वहाँ पे हंसते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ एक बोन टेम्परिंग स्टेज का कल्टीवेटर हूँ, जो कि कुछ बूढ़ी हड्डियों से भरे हुए बैग की तरह है। तो इसलिए फिर चाहे आप मरे या फिर जिए, ये चीज वास्तव में मेरे लिए कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है, क्योंकि आपके बाद में तो कोई भी आपकी जगह ले सकता है। इसके अलावा हम सभी लोगों का अंत किसी न किसी पॉइंट पर तो होगा ही। ये सब तो सिर्फ और सिर्फ भाग्य पर ही निर्भर करता है। जिंदगी और मौत ये सब कुछ तो नेचर के ऑर्डर्स का ही एक पार्ट है। हर एक जिंदा चीज की बस यही लाइफ साइकिल है। कई सारे डिसाइपल्स अशूरा सर्कल को ये अपना भाग्य मानते हैं कि उनका भाग्य सिर्फ और सिर्फ मटेरियल बनने का ही है, जबकि उनकी मौत बाकी दूसरों को जिंदगी देती है, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा फिटेस्ट का ही सर्वाइवल है। जो सबसे ज्यादा फिट होगा वही आगे सर्वाइव कर पाएगा, और यही इस चीज का मेन पर्पस है। लेकिन अब तुम दोनों लोगों का मरना बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात होगी। तो अब एल्डर युआन की ये सारी बातें सुनने के बाद में क्विलिंग भी कहता है, ओ ओल्ड युआन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारी बातों में कितना ज्यादा सेंस है, क्योंकि मुझे तो तुम्हारी बातों को घंटा भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो भी कुछ तुमने अभी तक मुझसे कहा है, ठीक बिल्कुल उस जूफेन की तरह तुम भी बिल्कुल सिंपल नहीं हो। एल्डर युआन कहते हैं कि सर क्विलिंग इन सारी बातों को छोड़िए, आप तो बस अपने इन घावों के ऊपर ही ध्यान दीजिए। मैं तो सिर्फ केवल जूफेन के साथ बात करने के लिए, टाइम निकालने के लिए ये सारी चीजें बड़बड़ा रहा था। तो क्विलिंग कहता है कि ओ
ठीक है फिर, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि जू फैन जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अपनी ताकत के हिसाब से एक बोन टेम्परिंग स्टेज के ओल्ड मैन के साथ इतना ज्यादा क्लोज क्यों है। मेरे ख्याल से तो ये जरूर मेरे समझ से बाहर का ही विषय होगा, और मेरे ख्याल से तो उसे बात करने के लिए कोई तो मिला होगा। तो अब एल्डर युआन कहते हैं कि हाँ, ये सब इसलिए है क्योंकि हम दोनों ही लोग इस नेचर और इस वर्ल्ड को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा समझदार है। तो अब एल्डर युआन के इतना कहने के साथ ही जहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है और हमें वापस से लेवर ऑफ विश का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि कुछ समय बाद यूलिंग और क्विलिंग भी आ गए होते हैं। क्विलिंग यूलिंग से कहता है कि मुझे लगता है कि जू फैन को हमें जान से मारने का कोई इंटेंशन नहीं था, अदरवाइज वरना तो हम लोग इतना ज्यादा जल्दी रिकवर नहीं कर पाते। कह करके वो लोग सामने की ओर आगे जाने लगते हैं। तब क्विलिंग को अपने सामने का गेट खुला दिखता है और वो कहता है कि आखिर गैंगर और यूएर का रूम इस तरीके से खुला हुआ क्यों है। तभी इस बारे में सोच कर वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। इसी के साथ हमें उस रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, कि यूएर और गैंगर दोनों ही घायल होकर के अपने अपने बेडों के ऊपर सोए हुए होते हैं। जल्दी से वहाँ पे यूलिंग और क्विलिंग गेट खोल करके उनके कमरे में आते हैं और अपने सामने हुमेयर को देखते हैं, जो कि अपना हाथ यूएर की ओर आगे बढ़ा रही होती है। क्विलिंग उससे कहता है कि जूनियर सिस्टर हुमेयर, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये सुन हुमेयर भी जल्दी से अपने हाथ को हटाती है और मुड़ करके उन लोगों से कहती है, सीनियर ब्रदर क्विलिंग और जूनियर सिस्टर यूलिंग, आखिर क्या हुआ। यूएर और गैंगर ये दोनों ही इतने ज्यादा जख्मी हैं, लेकिन फिर भी आप लोग टहलने के लिए बाहर गए हुए थे। हुमेयर की ये बात सुनने के बाद में दोनों ही लोग अपने मुंह बनाते हुए उसे देख रहे होते हैं। हुमेयर हंसते हुए उनसे कहती है, और ये क्या फॉर्च्यून है कि उनका साथ निभाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। अब इधर हुमेयर के इतना कहते ही यूलिंग तो उसके ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहती है कि हुमेयर, ये लोग कंपटीशन में हुए बैकलैश की वजह से ये सब सफर कर रहे हैं और तुमने ये सब किया है ना। तो हुमेयर कहती है कि जूनियर सिस्टर, आखिर तुम ये सब कैसे कह सकती हो। मैंने तो इन बेचारे बच्चों की आउटर सेक्ट से निकल करके इनर सेक्ट में जाने के लिए अपनी हर संभव पूरी कोशिश की थी, और ऐसे स्टेट में खुद को ट्रेन करने के साथ तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कि मैं इस वजह से बहुत ही ज्यादा कोल्डर हो जाऊंगी अगर तुम मुझ पर इस तरीके से सारा ब्लेम डालोगी। तो अब इधर हुमेयर की ये सारी बातें सुनने के बाद में यूलिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने दांत पीसते हुए कहती है कि तुम, मगर तभी क्विलिंग भी चिल्लाते हुए हुमेयर से कहता है, इस तरीके से दिखावा करना बंद करो। हम ये नहीं जानते कि आखिर तुमने ऐसा कैसे किया, मगर हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, तुम ही इस सब की मेन कल्पिट हो। तो इसलिए अब तुमको यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और अपने इस दिखावे का ड्रामा करना बंद करना चाहिए। अब क्विलिंग की ये बात सुनने के बाद में हुमेयर भी कुछ देर के लिए एकदम शॉक हो गई होती है, हंसते हुए उससे कहती है, सीनियर ब्रदर क्विलिंग, आप हमेशा की तरह बिल्कुल ब्लंट, बिल्कुल स्पष्टवादी हैं, इसलिए मैं भी अब बिल्कुल प्रिटेंड नहीं करूंगी और आपसे सच कहूंगी। तो हाँ, बिल्कुल सही, मैं ही हूँ वो जिसने कि इस सब को प्लान किया था। ना सिर्फ बस यही, बल्कि शुरुआत से जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मैंने ही प्लान किया था। तो अब तक क्विलिंग ये सुनकर के और भी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हैरान होते हुए कहता है कि क्या सब कुछ। हुमेयर कहती है कि क्या आप इस बात को ऑलरेडी भूल गए हैं कि कैसे तुम लोगों को इस लेबर ऑफिस में फेंक दिया गया था। निश्चित रूप से बाहरी दुनिया को इग्नोर करने के लिए तुम लोग यहाँ पर एक अच्छी जिंदगी जी रहे हो। अब तो हुमेयर की ये बात सुनने के बाद में क्विलिंग को एक और शौक लगता है और फिर वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए हुमेयर से कहता है, साफ साफ बोलो, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो। तो गाइस, अब तक क्विलिंग के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अब इसके आई की स्टोरी आप लोगों को अगले हफ्ते देखने को मिलेगी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पर नए और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।